नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हिंदी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सकुशल होंगे। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की इस क्लास में हम लोग कैक्टस और कमल एकांकी पढ़ रहे थे, जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा रचित है। रमेश और प्रीतम दोनों दोस्त कानून और समाज से भागे भागे फिर रहे हैं। एक गुफा में दोनों छुपे हुए हैं और यहाँ प्यासे भूखे हाँफते हुए आपस में एक दूसरे से अपने गम बांट रहे हैं। जब हिम्मत से वो पूछता है कि वो वहाँ कैसे आया, तो वो बताता है कि कैसे एक दोस्त प्रीतम के नहीं हिम्मत के कारण उसको हिम्मत नाम के लड़के ने ब्लैकमेल करके घर वालों से उसकी प्रेयसी की फोटो दिखाने की आड़ में उसको डराकर नशे की अंधी दुनिया की तरफ धकेल दिया था। और प्रीतम अपनी बात बता के इससे पूछता है, तुम कैसे चल पड़े लेकिन इस मौत, खून और आग के रास्ते? यहाँ तक हमने किया था। रमेश थोड़ा अपने को शांत करते हुए जवाब देता है, ब्रैकेट में लिखा थोड़ा संयत होकर, यानी थोड़ा यूं करके, मेरे भी आंगन और छत के बीच स्वर्ग था। भाषा है ये। आंगन और छत के बीच स्वर्ग का मतलब परिवार अच्छा था, आपस में प्यार था। पिताजी शिक्षक थे, वे मुझे एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। मैंने बीए पास करके नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारे, पर सब बेकार। मैं दिनों दिन निराश और कुंठित होता गया। एक दिन एक आदमी ने मुझे नौकरी का लालच दिया। मैंने उसका काम कर दिया, उसने अच्छे पैसे दिए। मैं समझ नहीं पाया कि ये गठरी ले जाने का इतना पैसा। उसने दूसरे दिन भी वही काम करने को कहा। पैसा एडवांस में दिया और कहा, लो रिवॉल्वर, अगर खतरा होगा तो काम आएगी, चलानी आती है ना? हाँ, कॉलेज में सीखा है, एनसीसी में। ये जवाब रमेश का होता है। रमेश बता रहा है कि उसका भी घर स्वर्ग की तरह से था। पिताजी शिक्षक थे, एक भला इंसान इसको बनाना चाहते थे, अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मैं दिनों दिन निराश और कुंठित होता गया। कह रहा है कि मैं पढ़ लिख गया था, नौकरी के लिए भागा भागा मारा मारा फिर रहा था, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। और इस निराशा में, इस अवसाद में वो परेशान रहने लग गया था कि पढ़ाई पूरी हो गई, माँ बाप की उस पर आस है। इस कुंठित होने के दौरान वो भटकता फिरता रहता था और ऐसे में एक आदमी उसको मिल गया और बोला बहुत पैसे देगा वो उसके लिए काम करे तो। और काम क्या था? छोटा सा काम था। मैंने उसका काम कर दिया, रमेश ने उसका काम कर दिया, उसने उसको अच्छे पैसे दिए। रमेश को समझ नहीं आया कि एक पोटली ले जाने का इतना पैसा क्यों दे दिया उसने। दूसरे दिन भी उसने फिर वही काम दिया, थोड़ा सा माल सामान दिया और कहा वहाँ पहुँचा दो, मुँह मांगी कीमत। पैसा दे दिया एडवांस में, जो काम करने के बाद देना था। और रिवॉल्वर देकर कहता है कि अगर खतरा हो, कोई दिक्कत हो तो चलाने के काम आएगी, आती है ना? रमेश के पास कॉलेज में एनसीसी थी। कहता हाँ सीखा था, पर रोज रोज ये काम करता मैं घबरा गया। पर एक ही काम रोज रोज करने लगा तो वो थक गया। उसको डाउट भी हो गया कि खराब काम है। तड़प कर, ये ब्रैकेट में लिखा, यानी कि एकदम से वो निढाल होकर के मैं उस काले जाल से छूटना चाहता था। यह बात वो समझ गया। मैं उस जाल से छूटना चाहता था, बात वो समझ गया। और एक दिन उसने अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए अपने पार्टनर से मुझे लड़वा दिया। हमेशा के लिए उस धंधे में उतारने के लिए क्या किया? खून से हाथ रंग दिया। अपने ही पार्टनर से इसको रास्ते में लड़वा दिया। जान बचाने के लिए मैंने गोली चला दी। आह भरकर मेरे हाथ से खून हो गया। इन हाथों से मैंने खून कर दिया और इस तरह उसने मुझे फांस लिया। मैं आज तक उसके हाथ की कठपुतली हूँ। उसने मेरी बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठाकर मुझे इस काली राह पर चलने को मजबूर कर दिया, इस हाल तक पहुँचा दिया। और डॉट 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 यानी वाक्य अधूरा रह गया, वाक्य प्रीतम पूरा करता है, इस हाल तक पहुँचा दिया। आगे प्रीतम कहता, और दूध धुले हाथ खून से सनते गए।
दूध धुले हाथ, ये मुहावरे से कंकी में कई बार आया, यानी बाल मन अबोध शिशु जैसे तुम थे, प्यारे बच्चे थे, लेकिन एक हत्यारे बन गए। रोशनी बुझती है और रोशनी जलती है। देखिए इस एकांकी के माध्यम से कितनी सारी समस्याएं पता चल रही है कि बेरोजगारी की वजह से इंसान अपराध की दुनिया में जा सकता है। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को दोस्त नहीं माने, उनमें मित्रता नहीं हो, तो एक जरा सी फोटो का भय दिखाकर प्रीतम को हिम्मत ने स्मैक की आदत लगा दी। अगर प्रीतम के माँ बाप उससे बात करते होते, उनमें खाई जितना जनरेशन गैप नहीं होता, तो वो हिम्मत को कह सकता था कि जा दिखा दे फोटो, जानते मेरे माँ बाप मुझे मेरे बारे में, और वो इस अंधी दुनिया में नहीं जाता। लेकिन उसको पता था कि जैसे ही माँ बाप को पता चलेगा कि ये किसी लड़की से बात करता है, उसकी तरफ आकर्षित है, तो वो इसको भला बुरा कहेंगे, उनकी नजरों में गिर जाएगा, चरित्र पर दाग लगने जैसा मान लेते हैं। और इस पीढ़ीगत अंतराल की सजा पीढ़ियों से न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग और वृद्ध भी भुगत रहे हैं, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं। जब आप किसी को नहीं समझेंगे तो दूसरा पक्ष भी आपको नहीं समझेगा, और इस नासमझी का सिला उम्र कैद में बदल जाती है। उम्र कैद सिर्फ जेल खाने में नहीं गुजारनी पड़ती, घर में रह के भी ये उम्र कैद आदमी की होती है कि वो लोगों से बात करने से बचता है, अपनी बातें अपनी फीलिंग शेयर करने से बचने लगता है। और दूसरी तरफ गरीबी और तंगहाली में भी इंसान अपनी मोरालिटी, अपने एथिक्स थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, लेकिन उस थोड़ी देर का भूलना उसको महंगा पड़ता है, क्योंकि भीतर की इंसानियत उसको कचोटती है। और जिस दुनिया में वो उतर गया है, वो उसकी मासूमियत की कीमत पर ही तो जिंदा है, वो उसको वापस उस दुनिया में जाने नहीं देता। आप देख लीजिए, किसी भी तरह की गैंग में शामिल होने के बाद कोई एक व्यक्ति भी हृदय परिवर्तन के बाद निकलना चाहे, डर से, भय से, प्रेम से, किसी अपनी प्रेयसी माँ बहन किसी भी वजह से निकलना चाहे, तो या तो उसका मर्डर हो जाता है या वो जेल जाता है, वो निकल नहीं पाता। यहाँ पर यही बात आई है। रोशनी जब जली है तो वही गुफा है, दोनों बहुत दुखी हैं। प्रीतम लेटा है, रमेश खड़ा है बंदूक लिए। बंदूक को पकड़ के रमेश तो खड़ा है, प्रीतम लेटा हुआ है। प्रीतम कह रहा है 3 दिन हो गए इस अंधी गुफा में जानवरों की तरह रहते हैं। 3 दिन से हम इस अंधी गुफा में पड़े जानवरों की तरह, कर ही क्या सकते हैं, चारों तरफ पुलिस का पहरा जो है। रमेश कहता करेगी क्या, चारों तरफ पुलिस का पहरा, और ये पुलिस जो है जानलेवा है इनके लिए। प्रीतम कहता है गले की आग को झरने के पानी से बुझा लिया, पर पेट की आग का क्या करें। बहुत प्यास लगी थी तो पास में कोई झरना बह रहा था, वहां से पानी पी के प्यास बुझा ली। कह रहे गले की आग को बुझा लिया, पर पेट की आग। रमेश गलती सुधारता कहता है झरने के पास भी बार बार जाना खतरे से खाली नहीं है प्रीतम, पानी पीने भी हम बार बार नहीं जा सकते झरने के पास, मारे मारे छुपे छुपे फिर रहे हम, तो क्या करें। मेरे तो भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, कब तक पानी पी पी कर पेट भरूं। मेरे तो भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं भाई, वो तेज सत्यानाश, कितने दिन हो गए ढंग से खाए नहीं, बैठे नहीं, लेटे नहीं, और आते भूख के मारे कुलबुला रही है, उसकी जान निकल रही है प्रीतम की। कह रहा है पानी भी पी पी करके अब आते दुखने लगी है, कब तक भूखे पेट रहा जाए। रमेश कहता लगता है इस बार तो मौत से टकराना ही पड़ेगा, लगता है आमने सामने की बारी आ गई। यानी अब जाएंगे, पुलिस से भिड़ेंगे और निकलेंगे यहाँ से खाने पीने के लिए। प्रीतम कहता है पर इतने कारतूस भी तो नहीं है, इतने कारतूस कहाँ। रमेश कहता है तो क्या इसी गुफा में भूखे प्यासे तड़प तड़प कर जानवरों की मौत मर जाए। नहीं है कारतूस, मतलब हम दोनों एक दिन कंकाल के रूप में पाए जाएंगे, यहाँ पे पड़ जाए जानवरों की तरह मर के। प्रीतम पूछता है तो तुम ही बताओ रमेश क्या करें, बताओ रास्ता। करना क्या है प्रीतम, बस मारना या मरना, दृढ़ निश्चय ठान लिया उसने। करना क्या, या तो मर जाएंगे या मार देंगे। और मौत के नाम से घबराता है प्रीतम। प्रीतम को डर लगता है, कहता मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता रमेश, मेरे माता पिता मर जाएंगे मेरे बिना।
रमेश ने तो खतरनाक तरीके से कह दिया, लेकिन प्रीतम कहता है कि मेरे माँ बाप मर जाएंगे मेरे बिना, मैं नहीं करूँगा ये काम। रमेश कहता है ये इस रास्ते पर चलने से पहले सोचने की बात थी प्रीतम, क्यों आए इस खूनी राह पर? ये तो भाई इस रास्ते पे आने के पहले सोचना था, इस खूनी राह पे आए ही क्यों? कौन चाहता है इस मौत के रास्ते पर आना? रमेश ने तो चाहता था कि पिता की मोहब्बत भरे साए तले, माँ की ममता भरी गोद में अमन चैन की जिंदगी गुजारूं। माँ बहुत भाव विभोर होकर बोलता है, न मालूम मेरी माँ पर क्या गुजर रही होगी, वो मुझ पर जान छिड़कती थी। कहता आना कौन चाहता है? मैं कभी नहीं चाहता था इस रास्ते पे आना, मैं चाहता था पिता के मोहब्बत भरे साए तले रहूं और माँ की ममता भरी गोद मिलती रहे। और माँ नाम लेते ही भावुक होकर माँ माँ करने लगता है और याद करता पता नहीं मेरी माँ पे क्या होगी। और अब याद करता एक बार मैं बीमार हो गया था, इसके साथ फिर रोशनी बुझेगी रोशनी चलेगी, एक बार बीमार हो गया था, यानी दृश्य परिवर्तन। और बीमारी में क्या हुआ था वो दृश्य अभी एकांकी में दिखाया जाएगा। बीमार प्रीतम मुंह ढके सोया है, इंस्पेक्टर का घर है, रात का समय है। माँ बहुत ही उदास उसके पास बैठी आंसू भरी नजर से प्रीतम का मुंह ताकती है। माँ कमरे में लगी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद किए प्रार्थना करती है। प्रीतम लेटा हुआ है, प्रीतम मुंह ढके सोया है, इसको कुछ पता नहीं, इसकी माँ एकदम उदास है और आंखों में आंसू लिए प्रीतम को तक रही है। कमरे में भगवान की मूर्ति उसके सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना में लगी है। और उसकी माँ मोहिनी रोती हुई कह रही है, भगवान मेरी जिंदगी ले ले, मेरे प्रीतम को तंदुरुस्त कर दे, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। रो रो कर भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, मेरी जान ले ले, मेरे बेटे की जान बख्श दे। ये होता है, ये सिर्फ ड्रामा नहीं है। हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, हमारा छोटा भाई हो, बड़ी बहन हो, माँ बाप हो, पति पत्नी कोई भी हो, हम उस प्रिय पात्र की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहते, कल्पना भी नहीं करना चाहते। इसलिए एक जान के बदले में दूसरी जान अगर छोड़ रहा हो ऊपर वाला, तो अपनी जान देने को तत्पर हो जाते हैं। जो लोग ऊपर वाले को नहीं मानते वो भी ये सोचते हैं कि उनके सामने उनके प्रियजन ना जाए कभी। इंस्पेक्टर जो मोहिनी का पति है वो कहता है, ईश्वर पर एतबार रखो, वह सब ठीक करेगा, ऐसे मत करो तुम। उसी के एतबार के सहारे ही तो जिंदा हूँ, पर प्रीतम को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। कहती है मैं उसके एतबार के सहारे ही जिंदा हूँ, लेकिन अगर बेटे को कुछ हो गया तो वो नहीं बचेगी। इंस्पेक्टर कहता है तो मैं कौन सा जिंदा रहूँगा मोहिनी। वो कहता है कि जब बेटा मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, तो वो अकेला क्या जी लेगा। अगर मेरी जान देने से प्रीतम को जिंदगी मिल जाए तो मैं वह भी। मोहिनी बोलते नहीं, इससे पहले तो मुझे एक दूसरे की बात काट कर दोनों अपनी जान देने पे तत्पर हैं। मोहिनी को कंधे पर हाथ रखकर बीच में ही वो रोक देता है, हिम्मत रखो, न तुझे मरना है न मुझे। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं सताया, भगवान भला मुझे क्यों सताएगा। भगवान पर उसको बहुत आस्था है और वो ये मानता है कि जब किसी का बुरा किया जाए तभी बुरा होता है। जब इंस्पेक्टर ने किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो उसके बेटे को ऊपर वाला उससे क्यों छीनेगा। मोहिनी कहती पर प्रीतम को कुछ भी, रोए जा रही है, तो प्रीतम के बिना हम दोनों भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम दोनों मर जाएंगे। तुम ऐसे मत सोचो, ठीक है हमारा बेटा बचेगा, कुछ हो गया तुम भी मर जाएंगे। फिर रोशनी बुझती है, फिर रोशनी जलती है। वापस गुफा का दृश्य, प्रीतम ये सब बताते हुए आंखों से आंसू बहाए जा रहा है, चुपचाप हो गया है। प्रीतम रोते हुए कहता है मेरी माँ की, मेरे पिता की क्या हालत हुई होगी मेरे बिना। आज इस हाल में हूँ मैं, तो मेरे माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। रमेश भी बहुत दुखी होता है, रुआंसा होकर कहता है यही हाल मेरी छोटी बहन राखी का हुआ होगा। कई वर्षों बाद मेरे बहन हुई, माँ ने बड़े प्यार से कहा ले तेरे राखी बांधने वाली राखी आ गई। कहता है यही हाल तो मेरी छोटी बहन का हुआ होगा। अपनी छोटी बहन को याद कर रहा है अब रमेश कि उसके होने के कई साल बाद में उसके
बहन हुई, तो माँ ने कहा ले तुझे राखी बांधने वाली आ गई, तो उसका नाम ही राखी रख दिया। आगे क्या हुआ एकांकी के अंतिम भाग में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और सिलेबस को पूरा करने की दिशा में आगे की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।